शुक्रिया इंडियन बैंक के SC/ST एम्प्लॉइज़ का जो ये एसोसिएशन है, आपने इस लायक मुझे समझा कि लखनऊ से इस कार्यक्रम में आपने स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया, उसके लिए शुक्रिया है। शुक्रिया इस बात के लिए भी कि ये मेरे फेवरेट पेरियार की धरती है, क्योंकि पेरियार साहब के दो बातों को मैं अपने जीवन में एज इट इज़ फॉलो करता हूँ। पेरियार साहब का मूवमेंट और आंदोलन बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें जो दो शब्द हैं, साइंटिफिक टेम्पर, और साइंटिफिक टेम्पर के साथ जब वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, मैं अपने जीवन में यही प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ कि मैं भी ईश्वर जैसी किसी भी सत्ता में बिलीव नहीं करता। तो ये पेरियार की धरती है। दूसरा एक पेरियार का शब्द था आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस शब्द को पाने के लिए हमारे SC/ST और OBC के भाइयों को पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है, वो एक संघर्ष है आत्मसम्मान। नौकरी मिल जाती है, कई जगह प्रमोशन भी मिल जाते हैं, अच्छे पद भी मिल जाते हैं, पोस्टिंग भी मिल जाती है, लेकिन एक शब्द ऐसा है आत्मसम्मान का जीवन। वो जीने के लिए हमें इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाने पड़ते हैं, संघर्ष करना पड़ता है, समाज से लड़ना पड़ता है। खैर, मैं अपने और मुद्दों पर आऊंगा। सबसे पहले मैं बहुजन महापुरुषों को नमन करते हुए इस मंच पर बैठे हुए मेरे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, अभी जनरल सेक्रेटरी साहब संबोधन करते हुए कह रहे थे कि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, मास लीडर है, हमारे लीडर हैं। तो वैसे ही मेरे और भाई के बीच में पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, लेकिन एक विचारधारा और वैचारिकता का रिश्ता है, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया में खत्म होने की कगार पर था या किसी वजह से डंप कर दिया गया था, उसको बढ़ाया जाए। उनके बगल में बैठे हुए हैं जो सांसद हैं थिरुवल्लन जी, एक दिल्ली में कार्यक्रम था सांसद का सम्मान समारोह पार्लियामेंट का, उसमें मैं संयोग से उस मंच का संचालन कर रहा था। उस कार्यक्रम में आप आए भी थे। रात में मेरी और चंद्रशेखर भाई की जो वार्ता हुई, उसमें कई बार आपका जिक्र हुआ कि जो लड़ाई हम लोग नॉर्थ इंडिया में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली तमिलनाडु में हमारे बड़े भाई उस लड़ाई को बहुत शिद्दत के साथ लड़ रहे हैं। सीधे मुद्दे पर आता हूं। आज मुझे लगता है कि जो ये आयोजन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है संगठन, क्योंकि हम SC/ST वेलफेयर के लिए जो एक संगठन बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब जो हमारे पुरखे थे, बाबा साहब की एक लाइन बार बार दोहराई जाती है कि बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन उस लाइन को समझने की बजाय मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि जब कोई अपने आप को कहता है कि मैं अम्बेडकराइट हूं, अम्बेडकरवादी हूं, तो वो दरअसल बाबा साहब को मान रहा होता है कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं। 14 अप्रैल मनाते हैं, घर में बाबा साहब की तस्वीर रखते हैं, हो सकता है लॉकेट भी लटका लेते हो, लेकिन बाबा साहब की नहीं मान रहे। बाबा साहब ने जो किताबों में लिखा है, बाबा साहब ने जो जीवन जिया है, उसको मानने की कोशिश हम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब बाबा साहब ने ये 3 लाइनें तो सबने रट ली, लेकिन शिक्षित बनो के साथ उनका यह भी मानना था कि शिक्षित बन गए तो शिक्षित करो भी। तो केवल बनने से काम चलेगा? अगर आप शिक्षित हो गए हैं तो शिक्षित करो, और अगर आप संगठित, उन्होंने कहा संगठित रहो, तो संगठित करो भी। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष करने वाले का साथ भी तो दो। कोई तो होगा इस पूरी दुनिया में जो लगता होगा कि आपके सिद्धांतों के हिसाब से संघर्ष कर रहा है। आप मुझे पसंद ना करें, चंद्रशेखर भाई को पसंद ना करें, हमारे जो MP साहब हैं उनको पसंद ना करें, लेकिन कोई तो होगा आपकी लाइफ में जिसको आप पसंद करते होंगे
कि यह व्यक्ति मेरे हिसाब से संगठन का काम कर रहा है और संघर्ष कर रहा है, तो जिसको पसंद करते हो उसी का साथ दे दीजिए। तब भी मैं मान लूंगा कि आपने पूरे जीवन में अंबेडकरवाद का पहला पन्ना पढ़ लिया। अंबेडकरवाद कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है, एक तपस्या का नाम है अंबेडकरवादी होना। मतलब जब आप अपने जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब ये मानिए कि आप अंबेडकरवाद के पहले पायदान पर खड़े हैं, पहले, लास्ट वाले पायदान पर नहीं। तो मैं संगठन के लोगों से विशेष तौर पर एक अनुरोध करना चाहता हूं, SC ST के हों, OBC के हों, माइनॉरिटीज के हों या कंबाइंड बहुजन नाम से बने हुए संगठन हों, उन संगठनों में एक कमी देखता हूं। तो एक सोशल चिंतक होने के नाते, आपका भाई होने के नाते एक अनुरोध कर रहा हूं संगठन के लोगों से। अमूमन संगठनों में एक कमी आ जाती है कुछ समय बाद, और वो कमी ये होती है कि हम अपने ही संगठनों में, विभिन्न संगठनों में ये तो चाहते हैं कि हमारे यहां राजनीति में, हमारे संगठनों में, हमारे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर युवाओं की भागीदारी दिखे, लेकिन जब उनको हिस्सा देने की बात आती है तो हम ये कह करके कन्नी काट लेते हैं कि बाल ऐसे ही थोड़ी सफेद हुए हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? बात होगी तकरीबन 2007 या 8 की। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। एक मंच ऐसे ही सजा हुआ था, मेरी उम्र बहुत कम थी, ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय। तो उस मंच पर जितने भी लोग आ रहे थे सब बात कर रहे थे युवा शब्द, सबके मुंह से एक शब्द निकल रहा था युवा, सबके मुंह से। जब मेरा नाम लिया जा रहा था बोलने के लिए तो बार बार मना कर देते थे, नया लड़का है यार क्या बोलेगा ये, तो कहते थोड़ी देर बाद। खैर किसी तरीके से जद्दोजहद करने के बाद मंच तक पहुंच पाए। मंच पर जब मैं बोला, मैंने पूछा कि मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनमें से कितने लोग हैं जो अपने आप को युवा की श्रेणी में मानते हैं? गायब। मैंने कहा जितने रिप्रेजेंटेटिव आपने बुलाए हैं अभी तक बोलने के लिए उनमें कितने युवा हैं? वो भी गायब। तो सवाल यह है कि जब आप युवा को सुनना ही नहीं चाहते हो कि उसके मन में क्या है, तो आप समझोगे कैसे कि वो काम ठीक कर सकता है? इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत है किसी भी संगठन में, अनुभव के साथ में युवा का जोश। तभी मुझे लगता, चंद्रशेखर भाई इतने सांसद हैं, SC ST के भी सांसदों की कमी नहीं है। इतने सांसदों में क्या वजह है कि अपनी पार्टी से एकमात्र चुने हुए सांसद सदन में आपको अलग दिखते हैं? वजह यह है कि विचारधारा के साथ साथ युवा का जोश भी है, और इस एग्रेशन की अब वक्त के साथ हम सबको जरूरत है। वजह यह है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उम्रदराज लोग सरेंडर करते हैं या उम्रदराज लोग समझौते करते हैं, लेकिन यह वक्त का तजुर्बा है कि लड़ते लड़ते हर व्यक्ति के मन में एक ठहराव का समय आता है कि यार बहुत समय से लड़ रहे हैं, थोड़ा बैलेंस करके चला जाए। लेकिन जो नया व्यक्ति लड़ने के लिए आता है वो तो 15 साल लड़ने ही आया है, वो समझौता कम से कम 15 साल बाद करेगा। तो 15 साल के लिए उसको लड़ने नहीं दो, जब वो समझौता करेगा तो फिर किसी को ले आएंगे। ये मूवमेंट, ये संगठन किसी की बपौती तो है नहीं। हमारे हिसाब से, हमारी विचारधारा के हिसाब से कोई काम ठीक नहीं करता तो हमारे अंदर ये हौसला होना चाहिए कि हम किसी भी समय उससे सवाल जवाब कर सकें। दूसरा, मेरा संगठन के लोगों से एक अनुरोध है। कई बार क्या होता है कि हम दो लोगों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो सकता किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया हो। मेरे पास ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं दो लोगों के बीच के झगड़े सुलझा सकूं, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक अनुरोध कर रहा हूं, क्यों मैं इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में लागू करता हूं। हो सकता है कि ऑफिस के अंदर, बैंक के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन्हीं दो लोगों के बीच में आपस में कुछ झगड़ा हो, लेकिन जब वो संगठन की बेहतरी के लिए मीटिंग कर रहे हों तो सारे झगड़े भूल करके चुपचाप उसकी मीटिंग में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि वो संगठन की ताकत है। अब एक सवाल यह भी आता है, बहुत सारे SC ST के एम्प्लॉइज को यह लगता है
या ओबीसी के एम्प्लॉइज को कि यार हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन कभी हुआ ही नहीं, हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि हम नौकरी में आने के बाद हमें कभी दिक्कत हुई हो। दरअसल एससी एसटी या ओबीसी के उन्हीं लोगों को दिक्कत होना शुरू होती है जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी ऑफिस में कुछ स्टेक रखते हैं। अगर आप उनके नटबोल्ट का हिस्सा हैं, उनके सिस्टम में जाके फिट बैठ गए हैं, तो आपके एससी एसटी ओबीसी होने से उनको कोई तकलीफ नहीं है। जब आप उनको चुनौती देते हैं कि मुझे भी ये काम करना आता है, मैं भी अच्छी ब्रांच में बीएम बन सकता हूं, मैं भी अच्छी जगह पर रह करके बड़े बड़े काम कर सकता हूं, जब ये चुनौती पेश करते हैं तब आपको वो फील कराते हैं कि तुम एससी एसटी हो। तो जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि हमें जीवन में कभी महसूस नहीं हुआ, तो दरअसल आप उनके गुलाम सिस्टम के अंग बन चुके हैं, इसलिए महसूस नहीं हुआ। महसूस उसी को होगा जो पेरियार साहब को समझेगा, बाबा साहब को समझेगा, ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी को पढ़ेगा या कांसीराम साहब के चमचा युग को पढ़ेगा। उसको यह फील होगा कि कैसे हमें हमारे ही भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे भाई ने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने लाइजिंग ऑफिसर बनाए जाते हैं, सारे संगठनों में बनाए जाते हैं। मेरे एक भाई पीछे बैठे हुए हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं, संयोग से वो भी यहाँ किसी काम से आए हुए थे, तो हम लोगों ने उनको आमंत्रित कर लिया, भैया आप आगे आ जाइए प्लीज। तो लाइजन ऑफिसर से मुझे क्यों याद आया, क्योंकि हम लोग अभी पीजीआई लखनऊ के कार्यक्रम में भी थे, मैं और भाई पीजीआई चंडीगढ़ के भी कार्यक्रम में गए। तो लाइजन ऑफिसर अमूमन आप लोगों के बीच में से ही, हम लोगों के बीच में से ही ऐसे शख्स को बनाया जाता है जो पता है जो उनके सिस्टम में फिट हो जाए, जो संगठन की, हमारे मूवमेंट की बात ना करे, जो ये बताने की कोशिश ना करे कि हमारे लोगों के साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो एक डिमांड हम लोगों को अपने संगठनों के भीतर से भी करनी है। चंद्रशेखर भाई तो उसके लिए लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को एक बदलाव ये करवाना है कि जो लाइजन ऑफिसर बनाए जाएं हमारे बैंकिंग सिस्टम में, किसी इंस्टीट्यूशंस में, वो लाइजन ऑफिसर हम लोगों के बीच में से चुन करके जाए। यानी कि हमारे एससी एसटी के भाई तय करें, एससी एसटी के भाई तय करें कि लाइजन ऑफिसर हमें किसको बनवाना है। जो हमारे बीच से जाएगा वो हमारे हक की बात करेगा। इससे पहले बाबा साहब की जितनी भी जो कम्युनल अवार्ड या जो भी डिमांड्स थी, उनमें ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, वो लोग चुन करके भेजेंगे तो वो उन्हीं के हित की बात करेगा। तो लाइजन ऑफिसर भी हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। हम अपने संगठन में इस बात को भी लेकर के आए कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में जो भी लाइजन ऑफिसर ओबीसी के या एससी एसटी की तरफ से बनाए जाएंगे, वो हम अपनी तरफ से चुन करके भेजेंगे। मैनेजमेंट की तरफ से किसी को उठा करके नहीं बनाया जाएगा, वो मैनेजमेंट के हक की बात करेगा, हमारे आपके हक की बात नहीं करेगा। दूसरी बात, कुछ समय बाद मन में एक भाव आने लगता है कि यार क्या फायदा लड़ने से, हम इतने सालों से लड़ रहे हैं, हमें मिला क्या। दरअसल प्रेशर ग्रुप होने से बहुत कुछ हासिल होता है। प्रेशर ग्रुप, अगर यहां बैठे हुए तमाम पढ़े लिखे लोग महज प्रेशर ग्रुप के तरह काम भी करें तो हो सकता है आपको अपने जीवन में नुकसान उठाना पड़े, अपने प्रमोशन का, अपनी सैलरी का। लेकिन आपके लड़ने से आगे आने वाले तमाम बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा कि यार लड़ना जान गए हैं, इस मुद्दे पर इनके साथ गलत नहीं करना है। तो हर लड़ाई कभी अपने लिए नहीं होती है, बहुत सारी लड़ाई हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए होती है। हमसे पहले जितने पुरखों की तस्वीरें यहां रखी हुई हैं, उनमें से अपने हिस्से की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा था, अपने लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहा था। तो हम जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे आज के लिए नहीं है, वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और इस तरह के कार्यक्रमों से क्या होता है, दरअसल जितने लोग यहां बचे रह गए, ये लोग कैटलिस्ट लोग हैं। कैटलिस्ट का मतलब समझते हैं ना, साइंस जो लोग पढ़े हैं। कैटलिस्ट का मतलब है उत्प्रेरक वर्धक, यानी कि जो हमारी तरह सोच रहे हैं, हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते, हम क्या कर लेंगे किसी के जीवन में, या मंच के बैठे हुए लोग क्या कर लेंगे किसी के जीवन में। हम सब लोग कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक वर्धक की तरह आपके सोचने की और आपके मूवमेंट की गति को बढ़ा सकते हैं।
आपकी इस धारणा को हम लोग मजबूत कर सकते हैं कि तुम जो सोच रहे हो, हां बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, समाज में अब बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। एक मुझे और बात समझ में आई तमिलनाडु आकर के कि मूवमेंट तो हमारा जो बहुजन मूवमेंट है वो पूरे देश में है, लेकिन लैंग्वेज वार की वजह से वो मूवमेंट एक नहीं हो पा रहा है। भाषा की वजह से बहुत सारे मूवमेंट, बहुत सारी लड़ाइयां जो यहां लड़ी जा रही हैं, उनके प्रेस नोट तमिल में छपेंगे, ट्वीट किया जाएगा तो तमिल में किया जाएगा। तो हम लोगों को वो समस्याएं वो तब पता चलती हैं जब किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में छप चुकी हो या किसी हिंदी वेबसाइट पर आ गई हो, तब पता चलता है कि तमिलनाडु में इतने सोशल मूवमेंट के बाद भी अभी भी इस गांव में मंदिर में घुसने से रोका जा रहा है। तमिलनाडु की बहुत सारी खबर मैंने कवर की है। आज तमिलनाडु की खबर थी, शायद वो एक कपल को, पति पत्नी को, मुझे लगता 13 साल संघर्ष करना पड़ा एक मंदिर में घुसने के लिए। 13 साल तमिलनाडु की खबर थी। लेकिन मैं उस लड़ाई को व्यर्थ मानता हूं। जब बाबा साहब कालाराम मंदिर के आंदोलन से हमें बता के गए कि हमारे लिए ये जगह बनी ही नहीं है, तो तुम वो लड़ाई लड़ते क्यों? इसलिए जब मेरे पास इस तरह की खबर आती है कि नीरज भाई पीट दिए गए, किस बात के लिए? मंदिर में घुसने पर। रगड़ दिए गए, किस बात पर? मूर्ति छूने के लिए। तो मैं कहता हूं ये हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक पिटे। हम तुम्हारी लड़ाई तब लड़ेंगे जब तुम स्कूल में घुसने पर पीटे जाओ, तुम लाइब्रेरी में घुसने पर पीटे जाओ, तुम किसी अस्पताल में इलाज कराने जाओ और पीट दिए जाओ। हम वो लड़ाई लड़ने के लिए हैं। तुम्हारी इन मूर्खतापूर्ण और धर्मांध लड़ाई लड़ने के लिए हमने ठेका नहीं ले रखा है। फिर भी मैं तमिलनाडु के लोगों का धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए कि कम से कम भले ही आपने प्योर पेरियार की बात करने वाले स्टालिन को हरा दिया हो, लेकिन आपने इस दौर में नफरत की राजनीति को भी हराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आपने एक ऐसे शख्स को सीएम बना दिया है तमिलनाडु में जिसकी पॉपुलेशन मुझे लगता है 5-6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, और आपने उस शख्स को यहां पर बना दिया। अच्छा, प्रेशर ग्रुप की बात मैं कर रहा था। प्रेशर ग्रुप का ही नतीजा था, चले गए हमारे सांसद जी, उनकी पार्टी ने और तमाम अन्य पार्टियों ने प्रेशर ग्रुप का काम किया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने से पहले तो पेरियार साहब की तस्वीर, बाबा साहब की तस्वीर विजय जोसेफ जी लिए घूमे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के साथ पहला निर्णय लिया कि अपने एस्ट्रोलॉजर यानी कि अपने ज्योतिषी को ही अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बना लिया। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है? दरअसल उनके साथ में जो पार्टियां जुड़ी हुई थी, उनके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे, वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे थे। अगले ही दिन इस डिसीजन को हटाना पड़ा, रिवोक करना पड़ा, हटाना पड़ा ना। इसका मतलब कि मूवमेंट पूरे देश में है, सभी जगह है, लेकिन जिस तरह का काम आज इंडियन बैंक SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन ने किया है, अभी जो दो लोग गले मिल रहे थे, दरअसल वो दो नेताओं का मिलन नहीं था, वो एक विचारधारा और नॉर्थ और साउथ का मिलन था। मैं हर चीज को सोचता हूं कि इसके निहितार्थ क्या है। जब दोनों लोगों को देख रहा था बात करते हुए, तो मुझे महसूस हो रहा था कि अगर ये लैंग्वेज वार ना हुआ होता और ये पूरे देश में हमारा मूवमेंट एक ही तरीके से चल रहा होता, तो इस देश की यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना हमारे लिए आसान था। मूवमेंट तो चल रहे हैं, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में चल रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी में चल रहे हैं, तमिलनाडु में तमिल में चल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में हिंदी में चल रहे हैं। तो एक तो होते हैं, तमिलनाडु के बहुत सारे लोग हैं जो यहां ऑल इंडिया ओबीसी एम्प्लॉयजेशन से, SC एम्प्लॉयजेशन से दिल्ली में आते रहे, हम लोग मिलते रहे हैं, लेकिन वो मिलते कब हैं? केवल किसी सोशल गैदरिंग में, किसी सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में। उस तरह की आत्मीयता नहीं आ पा रही है, क्योंकि एक ही वजह है, कल्चरल तो सेकंड डिफरेंट चीज है। भाई आप भी पेरियार को मानते हैं, हम भी पेरियार को मानते हैं, हम दोनों मानते हैं कि हम उनके वंशज हैं, तो फिर अंतर कहां रहा? यानी कल्चरल कोई प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम बीच में घुसी हुई है। खैर, ये बड़े पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन अच्छी बात यह है
कि विजय जोसेफ जी ने अपनी एक मंत्री को इजाजत दी है कि तुम हिंदी में इंटरव्यू दे सकती हो। उनकी एक 29-30 साल की एक मिनिस्टर बनी है यहां पर, उन्होंने खुल के ये बात कही पहली बार यहां पर कि अगर, तो उनसे पूछा गया कि आप हिंदी में इंटरव्यू क्यों दे रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी को, अपने लीडर को पूरे देश में अगर विस्तारित करना चाहते हैं तो हमें हिंदी बोलना पड़ेगा। तो जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो हमारी एसोसिएशन ने कर दिया। इसके लिए मैं विशेष तौर पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जब आप संगठित होते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि पद पर पहुंचने वाले लोग, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी पद पर पहुंचे, किसी भी पद पर हो, ये मत समझे कि ठेका केवल जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट लिए हुए हैं। जो भी व्यक्ति जिस पद पर है वो अपनी जिम्मेदारी को अगर ठीक से निभा रहा है तो उसके जोन में, उसके एरिया में, उसके नाम पर, उसके संगठन के नाम पर भी हड़कंप मच सकता है। क्या इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ये लड़ने वाला व्यक्ति है। हर लड़ाई अध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी लड़ने नहीं जाता है, उसके नीचे के लोग भी लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए एक आदत और हम सबके अंदर बहुत अच्छी आदत है कि एक दूसरे की आलोचना में बहुत मजा आता है, अंदर से बड़ी खुशी मिलती है। जैसे दो लोग अगर आपस में बैठ जाएं और अपने बैंक के किसी एम्प्लॉय की बुराई करें, कितना आनंद आता है अंदर से, वाह, एकदम मतलब ऐसा लगता है जैसे सारा सुख मिल गया। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है, ऐसा करें। लेकिन ऐसा करने के साथ ही उंगली अपनी तरफ भी करें और खुद से पूछें कि मैं इस मूवमेंट, ये SC/ST एम्प्लॉय एसोसिएशन एक मूवमेंट ही है, क्यों? इसमें कुछ सुविधाएं नहीं है, इसमें लड़ना पड़ेगा। आपके सामने हर रोज समस्याएं आएंगी। आज बेवजह ट्रांसफर कर दिया गया, जरा सा हमने अपना वजूद दिखाने की कोशिश की तो हमारा ट्रांसफर हो गया। मुझसे कम जानकार व्यक्ति को अच्छी ब्रांच दे दी गई, मैं ज्यादा जानकार व्यक्ति हूं, ज्यादा काबिल व्यक्ति हूं, मुझे कोई ग्रामीण क्षेत्र की ब्रांच दे दी गई। या सेम तरह की, इसमें देखिए कोई ये केवल इंडियन बैंक का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है कि यहां पर संविधान होने के बावजूद सजा जाति के आधार पर तय होती है। वैसे ही इंडियन बैंक के अपने कानून बने होंगे, लेकिन सेम तरह के दो आरोप अलग अलग जाति के लोगों के होने पर दोनों के साथ सजा भी अलग अलग तरह की दी जा रही होगी। शायद होता है ऐसा कि नहीं होता है ना? सहमत हैं सब लोग? तो अब सोचो कि इस तरह के माहौल में केवल हम कुछ लोगों से उम्मीद करें तो काम नहीं बनेगा। हर शख्स जो इन कुर्सियों पर बैठा है, बचा रह गया, वो आज के बाद अपनी जिम्मेदारी तय करे कि हमें तो नौकरी मिल गई। ये रोना छोड़ दीजिए। मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा खराब लगेगी। मैं और भाई अभी बात कर रहे थे कि जब गांव का व्यक्ति भाई से मिलने आता है या किसी भी और पॉलिटिशियन से मिलने आता है, तो हो सकता है गांव का व्यक्ति ये चर्चा करे कि भाई हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए, हो सकता है चर्चा करे कि सड़क बनवा दीजिए, हो सकता है चर्चा करे कि लाइट लगवा दीजिए। इससे फायदा किसको होगा? पूरे गांव को। लेकिन ये हम लोगों का 95% तजुर्बा है। अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हम लोगों से मिलने आएगा आप आगे समझ रहे होंगे बताने की जरूरत नहीं है, सब समझदार लोग हैं। तो उसकी समस्या क्या होगी? व्यक्तिगत। तो ऐसा नहीं है कि आप समस्या फेस नहीं कर रहे, लेकिन केवल समस्याओं का रोना मत रोइए। समस्याएं हमारे पास भी बहुत हैं, हमारे अपने जीवन के सर्वाइवल में भी बहुत तकलीफें हैं। लेकिन हमें यह समझ में आ गया कि हमारे पुरखे हमारे लिए कुछ काम छोड़ करके गए हैं, तो हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। बस आपसे इतना अनुरोध है कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ निभाइए, बदलाव झक मार करके दिख जाएगा। हमारी समस्या यह है कि हम बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए खुद नहीं बदलना चाहते हैं। हम ये तो कह देंगे कि सब पाखंड में फंसे हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के घरों में पूछो कि क्या तुम अपने घर में पाखंड से मुक्त हो गए हो? तो घर में एक पति बेचारा अकेला, अल्पसंख्यक मिलेगा, अल्पसंख्यक। पति जागरूक, पत्नी और बच्चे बहुसंख्यक। मतलब पति जीवन भर
ये कहते कहते चला गया कि हम बहुजन मूवमेंट के सिपाही हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम पेरियारवादी हैं। जैसे ही वो निपटा, क्योंकि अल्पसंख्यक है, तो बहुसंख्यक बच्चे और पत्नी उसको स्वर्गीय बनाने में देर नहीं लगाएंगे, तुरंत घोषित कर देंगे कि स्वर्ग मिल गया। वो बेचारा जीवन भर लड़ाई लड़ता रहा कि मैं स्वर्ग नरक में भरोसा नहीं रखता, लेकिन चूंकि वो अल्पसंख्यक था, और अल्पसंख्यक क्यों था, मूवमेंट को हमने अपने घर में पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमने अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को यह नहीं बताया कि आज हम क्या भाषण सुन करके आए हैं, या हमने इन मीटिंगों में उनको लेकर के नहीं आया। जब लेकर के नहीं आओगे तो क्या गलती है, जितना समझती हैं उतना करती हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने पत्नी को, अपने बच्चों को इस मूवमेंट का हिस्सा बनाइए और अपने घर में सबसे पहले बहुसंख्यक बन जाइए। तब आप पड़ोस का और मोहल्ले का और पूरे प्रदेश का, देश का ठेका ले पाएंगे। तो मैंने बहुत समय ले लिया, बस इतना अनुरोध आप लोगों से करूंगा अंत में कि संगठन जब शब्द आ जाए तो ये भूल जाइए कि हमारे पड़ोसी से हमारा क्या झगड़ा है। जब संगठन की बात आ जाए तो संगठित होकर के अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, जैसे आपके दुश्मन लड़ते हैं। उनके कितने भी संगठन हो, कितने भी विंग हो, लेकिन जब ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ कोई लड़ाई होती है तो सब एक हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस के मामले में एक हुए कि नहीं हुए सारे? अभी यूजीसी के मामले में सारे एक हुए कि नहीं हुए? तो वैसे ही हमारे अपने संगठन के भीतर जब हमारे किसी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो तो भूल जाओ कि हमारा उससे क्या झगड़ा है। उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ लड़ाई लड़ लो, क्योंकि आगे आपके बच्चों को भी यहीं पर सेटल होना, अगर नौकरी तब तक बच पाई तो। बाकी सेकेंड सेशन में जो आप लोगों का अगला इलेक्शन होगा, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो बहुत ज्यादा इंटरनल जानता नहीं हूं, अभी यहां आकर के पता चला कि आज इलेक्शन भी होना है, लेकिन एक युवा होने के नाते यह अनुरोध करूंगा कि कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करिएगा। युवा जोश के साथ हमारे पुराने संघर्ष का होश, जोश और होश के कॉम्बिनेशन से ही यह मूवमेंट रफ्तार पकड़ेगा। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, इनकलाब, धन्यवाद।